हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट में मैंने जनरल प्रॉपर्टीज कवर किया था, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम अभी यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 1A ग्रुप एलिमेंट अल्कली मेटल्स के बारे में देखेंगे कि हाउ डज इट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक एयर, और अगर एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट होता है तो वेदर इट विल फॉर्म द ऑक्साइड और नाइट्राइड। क्या सारे एलिमेंट ऑक्साइड बनाते हैं? तो अगर ऑक्साइड बनाते भी होंगे तो भी वो ऑक्साइड के टाइप्स क्या होंगे? क्या वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, क्या वो पर ऑक्साइड बनाएगा या सुपर ऑक्साइड बनाएगा? अगर वो नॉर्मल ऑक्साइड या पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाता है तो इसमें मैग्नेटिक नेचर देखना पड़ेगा, किसकी पैरामैग्नेटिक है, किसकी डायमैग्नेटिक है, राइट? तो ऑल दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए 1A ग्रुप एलिमेंट। तो बेटा, 1A ग्रुप एलिमेंट की जिस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं 1A ग्रुप एलिमेंट, दिस 1A ग्रुप एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। बेटा, व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव? क्योंकि आप जानते हो ये एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे कि सोडियम की कॉन्फिगरेशन देखो बेटा, 3s1 है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इट विल अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, तो उसको नियॉन की कॉन्फिगरेशन अटेन करना आसान हो जाएगा बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के बैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हाईली रिएक्टिव है। बेटा, यही रीजन नहीं है उनकी रिएक्टिविटी का कि एक इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर से इनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी बड़ी आसान है, क्योंकि लार्जर द साइज कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली। और आप जानते हो, मैंने बताया था, कंपेयर टू रेस्पेक्टिव पीरियड 1A ग्रुप की साइज बड़ी है, तो 1A group will have a larger in size compared to respective period. Hence, 1A group element can lose electron easily, and by losing electron easily, it can attain the nearest noble gas configuration. तो ये जो 1A group element है, they are highly reactive. Why? Due to its larger atomic size. But due to its larger atomic size. लार्जर एटॉमिक साइज होने के कारण इट कैन से लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। बट अगर ये एलिमेंट हाईली रिएक्टिव हो तो कभी भी अपने को नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता। तो हम लिख सकते हैं हेंस दीज एलिमेंट्स नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। मतलब वो कैसे फाउंड होगा बेटा? इट इज ऑलवेज और मोस्टली एग्जिस्ट ओनली इन द कंबाइंड स्टेट। तो ये था जस्ट उसके बारे में केमिकल रिएक्टिविटी। तो बेटा, इन केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे हम, दैट इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर इनकी। तो आप जानते हो लिथियम एंड सोडियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो हम बोलेंगे सर सीजियम इज हाईली रिएक्टिव than that of a lithium, क्योंकि larger the size can lose the electron easily and can lose the electron easily, so it becomes more reactive than that of lithium. तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहला पॉइंट देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक एयर। रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक एयर। बेटा, ये जो अल्कली मेटल होते हैं ना, अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर की कंपेयर मतलब कांटेक्ट में ला लो तो क्या करेगा? दे विल कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक एयर एंड दे फॉर्म इट्स ऑक्साइड लेयर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अल्कली मेटल गेट टार्निश्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। टार्निश मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ अल्कली मेटल्स गेट टार्निश्ड इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। हम ऐसे लिख सकते हैं ये वाला alkali metals gets tarnish in air, मतलब एयर के प्रेजेंस में जब आ जाएंगे तो उनके सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर आ जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? टार्निशर। alkali metal get tarnished in air due to the formation of क्या बेटा? due to the formation of oxide layer on its surface.
So alkali metal get tarnished in air due to the formation of oxide layer on its surface. For example, कोई भी एक alkali metal ले लो बेटा और उसके surface पे देखो they are forming its oxide layer. Hence अगर कोई भी alkali metal को atmospheric air में ला लो और वो tarnish हो जाएगा मतलब oxidize हो जाएगा तो alkali metal को store कैसे किए जाते हैं? Hence we can say alkali metals are stored in केरोसिन. ये बेटा आपको आईआईटी मेंस में और नीट में पूछा गया है कि अल्कली मेटल कैन बी स्टोर्ड इन डैश करके, तो इट विल बी स्टोर्ड इन वेयर? केरोसिन. अकेले ये सारे इसके नहीं है बेटा. अगर आप लिथियम की बात करो ना, लिथियम की, तो लिथियम को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? मतलब आप सारे अल्कली मेटल को आप केरोसिन में स्टोर कर सकते हो एक्सेप्ट लिथियम. यहाँ पर ये भी लिख सकते हो बेटा, इट कैन बी स्टोर्ड इन द केरोसिन और वी कैन से पैराफिन वैक्स बोल सकते हो और आप बोल सकते हो कि पैराफिन ऑयल हो सकता है. तो इट विल बी स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल. किसको बेटा छोड़ के? एक्सेप्ट लिथियम को. क्यों? क्योंकि लिथियम को अगर आप केरोसिन ऑयल में डाल दो इसकी डेंसिटी कम है और डेंसिटी कम होने के कारण वो सरफेस पे क्या करेगा? इट विल सिंक ऑन द सरफेस. और सरफेस पे जब फ्लोट करेगा तो एटमॉस्फेरिक एयर का ऑक्सीजन फिर उससे कंबाइन हो जाएगा एंड अगेन इट गेट्स व्हाट यू कैन से इट गेट्स ऑक्सीडाइज. तो एक्सेप्ट लिथियम. तो लिथियम को कहाँ स्टोर किया जाता है? हम लिख सकते हैं बेटा लिथियम कैन बी स्टोर्ड बाय रैपिंग विथ ए, हाँ बेटा, कैन बी स्टोर्ड बाय रैपिंग विथ ए पैराफिन वैक्स. ये जो पैराफिन का वैक्स होता है ना बेटा, वो पैराफिन वैक्स में उसको रैप करके रखा जाता है. किसको? लिथियम. लेकिन बाकी सबको बेटा केरोसिन में स्टोर किया जाता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टिविटी ऑफ दिस अल्कली मेटल टुवर्ड द एटमॉस्फेरिक एयर. दूसरी बात बेटा, ये एलिमेंट अगर मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेंगे तो ये अपने आप में कार्बोनेट भी बनाते हैं. तो जस्ट आई वांट टू राइट हियर वन मोर पॉइंट कि दीज alkali metals reacts with moist air to form its metal carbonate. थोड़ा इसके बारे में सीखेंगे कि अगर ये अल्कली मेटल अगर मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा तो वो उसका पर्टिकुलर मेटल कार्बोनेट कैसे बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये सोडियम है, अगर एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट हो गया तो वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. आप जानते हो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2 है. और ये जो सोडियम ऑक्साइड जो आपका अभी बन गया है बेटा, मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्चर जरूर होगा उसमें. तो ये जो मेटल ऑक्साइड Na2O है, इट इज कंबाइनिंग विद द मॉइस्चर. मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो सकता है एंड इट विल फॉर्म इट्स हाइड्रोक्साइड. बन गया. फिर आप जानते हो बेटा एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 भी रहता है और जब Na1 CO2 से रिएक्ट करेगा तो बेटा वो अपना एक कार्बोनेट बना लेगा कॉल्ड एज द सोडियम कार्बोनेट. इज इट क्लियर बेटा? तो हमने ये देखा है, जस्ट ए मिनट, सॉरी बेटा थोड़ा सा कैमरा नीचे आ गया था, सॉरी फॉर दैट. तो हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद द मॉइस्ट एयर. बट अगर अल्कली मेटल किसी मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या हो सकता है? मॉइस्ट एयर मतलब ऑक्सीजन होगा, वो अपनी एक ऑक्साइड बनाएगा. ऑक्साइड बनाने के बाद ऑब्वियसली मॉइस्चर भी होगा, मॉइस्चर से उसकी हाइड्रोक्साइड बनेगी. हाइड्रोक्साइड बनने के बाद आपके एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 भी है, तो CO2 से रिएक्ट करा के क्या बनाएगा बेटा? इट विल फॉर्म इट्स कार्बोनेट. ये हो गया मॉइस्ट एयर के साथ. लेकिन उसी के साथ और एक पॉइंट हो सकते हैं कि सर अगर ये अल्कली मेटल मॉइस्ट एयर के बजाय इंस्टेड ऑफ मॉइस्ट एयर, सर अगर वो ड्राई एयर से रिएक्ट करेगा, ड्राई मतलब सिर्फ वहां पर मॉइस्चर नहीं होगा, बाकी सारे एयर होंगे, तो अगर वो ड्राई एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बेटा, when this alkali metal is combining with the dry air it will form its oxide. तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, alkali metal reacts with, बेटा it reacts with dry air, it form its oxide
एंड नाइट्राइड। बेटा ये आपको याद रखना है। क्या सर सारे अल्कली मेटल अपने ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाएंगे? तो नहीं बेटा, अकेला लिथियम अपनी ऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्राइड भी बनाता है, पर लिथियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल वो अपने ऑक्साइड ही बना सकते हैं, नाइट्राइड नहीं बना सकते। तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद द ड्राई एयर, इट फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। एग्जांपल आप ऐसे करो बेटा कि लिथियम अगर आपके एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट कर रहा है तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड। और ये जो लिथियम का ऑक्साइड बनता है ना बेटा, ये आपका एक नॉर्मल ऑक्साइड बनता है और अपना एक नाइट्राइड भी बना के देगा बेटा, दैट इज Li3n। दिस इज कॉल्ड एज ए नाइट्राइड फॉर्म बाय द लिथियम। लेकिन अदर अल्कली मेटल कैन फॉर्म इट्स ऑक्साइड बट दे कैन नॉट फॉर्म इट्स नाइट्राइड। बट अदर अल्कली metal can form its oxide, but cannot form its nitride। ठीक है बेटा, अदर अल्कली मेटल कैनॉट फॉर्म इट्स नाइट्राइड बट दे कैन फॉर्म इट्स ऑक्साइड। तो बेटा ये पॉइंट नंबर 3 आपको ये याद करना है कि अल्कली मेटल रिएक्ट विद ड्राई एयर, मतलब एयर ऐसा हो जिसमें मॉइस्चर ना हो, इट फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। एग्जांपल देखिए, लिथियम कैन फॉर्म इट्स ऑक्साइड बेटा एंड इट कैन फॉर्म इट्स नाइट्राइड। लेकिन आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करो, वो अपने ऑक्साइड ही बना सकते हैं बेटा, दे कैन नॉट फॉर्म देयर नाइट्राइड। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहां तक। बेटा अभी ये जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में आपने देखा है कि अल्कली मेटल कैन कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक एयर एंड दे कैन फॉर्म इट्स ऑक्साइड। अगर लिथियम की बात करो तो लिथियम अगर एटमॉस्फेरिक एयर से कंबाइन करेगा तो अपनी एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा Li2O और एक नाइट्राइड भी बनाएगा बेटा Li3n। बाकी के अल्कली मेटल्स दे कैन फॉर्म ओनली देयर ऑक्साइड बट दे कैन नॉट फॉर्म देयर नाइट्राइड, राइट। और अगर अल्कली मेटल किसी मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर ले तो वो क्या बनाएगा, अपने मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। जैसे कि हमने आपको एक रिएक्शन दिखाया था कि सोडियम विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड विथ मॉइस्चर H2 फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर CO2 से रिएक्ट कर लेगा इट विल फॉर्म इट्स कार्बोनेट कॉल्ड एज Na2CO3, राइट। अब यहाँ पर जो हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, अगर लिथियम एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करेगा तो ये अपनी एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अब बच्चों को लग रहा है कि सर यहाँ लिथियम 1 है, यहाँ पर 2 है। हाँ बेटा, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं बाय पुटिंग 2 हियर। लेकिन फॉर्मूला Li2O क्यों है? क्योंकि आप जानते हो लिथियम की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है, तो बेटा ये नंबर 2 यहाँ आता है और ये नंबर 1 यहाँ आ जाएगा। तो क्रिस क्रॉस से लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O1, बेटा O1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये लिथियम ऑक्साइड है, दैट इज ए नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय लिथियम। तो बेटा ये लिथियम की एक नॉर्मल ऑक्साइड है, दैट इज ए Li2O। तो सर क्या बाकी के मेटल्स? हाँ बेटा, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अगर हम सोडियम की बात करो वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करेगा बेटा, वो अपनी एक पेरोक्साइड बनाता है, दैट इज ए Na2O2। तो यहाँ पर 2 दे दो, इट इज कॉल्ड एज ए पेरोक्साइड। तो आपको एग्जाम में IIT मेंस में या नीट एग्जाम में ये पूछा जाता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कैन फॉर्म पेरोक्साइड। तो ऐसा नहीं कि लिथियम नहीं बनाएगा, बनाता है, बट मोस्टली एनसीईआरटी बोलता है कि सोडियम हैज ए मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द पेरोक्साइड एंड लिथियम हैज ए मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। बेटा इसके बाद के क्या पोटेशियम होगा, रुबिडियम भी होगा, सीजियम भी होंगे। अब ये सारे मेटल्स को आप एटमॉस्फेरिक एयर में रिएक्ट कीजिए, जो कि आपका ये एटमॉस्फेरिक एयर ड्राई एयर है जिसमें मॉइस्चर नहीं है। तो बेटा दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड कॉल्ड एज ए KO2, फिर बेटा ये RbO2, फिर ये सीजियम O2। बेटा ये जो सारे के सारे जो आपको तीनों ऑक्साइड दिख रहे हैं ना, ये इज ऑल द 3 ऑक्साइड इज कॉल्ड एज ए सुपर ऑक्साइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट। मतलब अब बताइए बेटा कि 1A ग्रुप में कौन से मेटल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं? तो बोलना है पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम कैन फॉर्म देयर सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसे लिखे जाता है KO2
RbO2, CsO2, ये सुपर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड सोडियम बनाता है और नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाएगा? लिथियम बनाएगा। इज इट क्लियर? फिर उन्होंने पूछा है कि ये जो सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हो बेटा, इन सुपर ऑक्साइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इसका मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक देना चाहूंगा। क्या? देखिए बेटा, इसके लिए ट्रिक क्या है इसकी, क्योंकि जितनी लार्जर साइज ऑफ कैटायन होगी, लार्जर साइज ऑफ कैटायन कैन फॉर्म मोर स्टेबल सुपर ऑक्साइड ऑफ 1A। ये पॉइंट है भाई। अगर 1A के ग्रुप में जितने भी सुपर ऑक्साइड दिखते हैं और जिस सुपर ऑक्साइड में जिस कैटायन की साइज जितनी बड़ी हो वो ज्यादा स्टेबल सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो आपके हिसाब से बताइए बेटा, ये तीनों में कौन सा सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? यस, ऑब्वियसली बेटा, हम बोलेंगे हमारे KO2 में RbO2 ज्यादा स्टेबल है और इसमें आपका CzMO2 विल बी कंसिडर्ड एज अ मोर स्टेबल सुपर ऑक्साइड। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अमॉन्ग ऑल दी सुपर ऑक्साइड which superoxide will be more stable, तो larger the size of the cation will form more stable superoxide। एक पॉइंट ये भी हो गया। फिर एग्जामिनर एग्जाम में ये भी पूछता है कि भाई नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों में स्टेबिलिटी चेक कीजिए। तो मैं यहाँ पर चेक करा रहा हूँ बेटा तीनों की स्टेबिलिटी, नॉर्मल और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है बेटा कि अगर आपकी ये जो नॉर्मल ऑक्साइड होती है, ये नॉर्मल ऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ पर ऑक्साइड and peroxide will be more stable than that of superoxide। तो बेटा ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी थी किसकी? दैट इज ऑक्साइड। लेकिन आपको ये चीज सीखना है। देखिए, नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा O, उसके सर पे 2 नेगेटिव। पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज O2, उसके सर पे बेटा 2 नेगेटिव। और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है दैट इज O2 और उसके सर पे बेटा, क्योंकि यहाँ से एक K+ निकालो तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो बेटा अलग अलग है। ऑक्सीजन के सर पे 2 नेगेटिव नॉर्मल ऑक्साइड, O2 के सर पे 2 नेगेटिव बेटा पर ऑक्साइड और O2 के सर पे 1 नेगेटिव, वो हो गया सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन अमॉन्ग ऑल दी सुपर ऑक्साइड में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सीजियम का सुपर ऑक्साइड, क्योंकि एक रूल है बेटा, जितनी बड़ी साइज ऑफ कैटायन होगा और जितना बड़ा साइज ऑफ एनायन होगा उसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी और कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। मतलब पूरी केमिस्ट्री में ये रूल काम करने वाला है। सुनो बेटा, पूरी केमिस्ट्री में ये रूल काम करने वाला है और ये रूल है बेटा आपके थर्मल स्टेबिलिटी का रूल है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं जब जब पढ़ाऊंगा और जब जब थर्मल स्टेबिलिटी का टॉपिक आएगा तब मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आपको नहीं दिख रहा है, यहां से दिख जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का एक रूल आने वाला है और पॉसिबल है तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी का एक अलग से वीडियो भी बना के दूंगा। थर्मल स्टेबिलिटी का रूल ये बोलता है कि लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, द बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल, कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल। दूसरा, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन। दिख रहा बेटा आपको? देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन है, कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल, दैट मींस कंपाउंड बिकम थर्मली मोर स्टेबल। अभी ऐसा क्यों होता? क्योंकि बड़ी कैटायन और बड़ी एनायन इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता है बेटा, और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जितनी साइज ऑफ छोटी कैटायन हो, छोटी एनायन हो, उनका भी बॉन्ड स्ट्रांग होता है और वो थर्मली मोर स्टेबल होता है। ये एक रूल है बेटा। उसी के हिसाब से देखिए आपका ये जो सुपर ऑक्साइड है ना, ये वाला O2 नेगेटिव, ये लार्जर साइज ऑफ एनायन है और कैटायन भी आपका सीजन लार्जर साइज है। तो हमने यही पढ़ा ना, लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, थर्मली मोर स्टेबल। देखिए बेटा, सीजियम सुपर ऑक्साइड इज थर्मली मोर स्टेबल देन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। लेकिन अमॉन्ग ऑल दिस वन बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड विल बी कंसिडर्ड एज ए मोर स्टेबल देन दैट ऑफ पेरोक्साइड, देन दैट ऑफ सुपर ऑक्साइड। ले लो बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अभी ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था,
अब एग्जाम में देखो आपको अगर आपके आईआईटी मेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो और आपके नीट के भी पेपर देखो, उसमें ये सवाल पूछा था कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, बेटा इनमें इनकी मैग्नेटिक नेचर्स क्या है। तो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उस पर आपको एक 2 घंटे का वीडियो बनाया था, मतलब 1 आवर के 2 वीडियो बनाया था बेटा। उस 1 आवर के 2 वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि अपना ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल होता है ना, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, वो पैरामैग्नेटिक नेचर है, मतलब उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो आता है π*2px और π*2py में, राइट। थोड़ा मैं मिटा दूं, ये क्लैरिटी दे देता हूं मैं आपको। नाउ लिसन हियर, थोड़ा हम मैग्नेटिक नेचर की बात कर रहे हैं बेटा, और मैग्नेटिक नेचर ऑफ किसकी, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये बताया गया था बेटा, इन तीनों में अमंग दिस नॉर्मल ऑक्साइड एंड ऑल, ये जो आपका नॉर्मल ऑक्साइड है और ये आपका परऑक्साइड है, ये दोनों का दोनों नेचर अगर देखें, दे बोथ आर द डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये जो है बेटा, ये सुपर ऑक्साइड आपका ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। इज इट क्लियर बेटा? ये कैसा है, डाया, ये कैसा है, पैरा। बेटा डायामैग्नेटिक के नेचर के जो स्पेसिस होते हैं, उनसे बनने वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म ए कलरलेस कंपाउंड। लेकिन पैरामैग्नेटिक नेचर के जो कंपाउंड होते हैं और पैरामैग्नेटिक नेचर वाले स्पेसिस से जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके कलर्ड कंपाउंड। और हमारा एनसीईआरटी लिखता है कि सुपर ऑक्साइड से बनने वाले कंपाउंड या तो येलो कलर्स के होते हैं या तो ऑरेंज कलर्स के होते हैं। ऐसा सुदेश सर नहीं बोलते बेटा, ऐसा एनटीए वाला या वैसा एनसीईआरटी बोलता है। तो मैं आपसे चाहूंगा प्लीज बेटा हमारी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए कि एनसीईआरटी के हिसाब से ही हमें ऑप्शन ढूंढने हैं। क्या लिखना है बेटा कि सुपर ऑक्साइड का नेचर पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक वाले स्पेसीज से बनने वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। और हमारी एनसीईआरटी लिखता है दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म येलो और ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड, राइट बेटा, येलो कलर या तो ऑरेंज कलर के कंपाउंड बनाते हैं। तो ये था बेटा पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ दिस अल्कली मेटल टुवर्ड्स एयर। ले लो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, राइट। नेक्स्ट पे जाएंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ दिस अल्कली मेटल विद द हाइड्रोजन। अब आप जानते हो कि अल्कली मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड। सेकंड वन है रिएक्टिविटी और रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। बेटा कोई भी अल्कली मेटल अगर अपने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड, वो हाइड्राइड बनाएगा। जैसे कि ये बेटा M है, जैसे कि मेरा 1A ग्रुप एलिमेंट है और मैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहा हूं, तो दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्राइड। और ये जानते हो दिस इज कॉल्ड एज ए मेटल हाइड्राइड। जैसे कि बेटा यहाँ पर M की वैलेंसी +1, H की वैलेंसी -1, तो ये आ गया बेटा मेटल हाइड्राइड ऑफ द टाइप MH। बैलेंसिंग करना है, 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो। खास बात आपको बताओ बेटा, ये हाइड्राइड में आपको जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। एवरीबडी नोज बेटा इसके बारे में। हाइड्रोजन की एक्चुअल वैलेंसी +1 है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ जाए तो वो हाइड्राइड बन जाएगा, और हाइड्राइड जब बनता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इट बिकम ए -1, राइट। ये जो हाइड्राइड आपको दिख रहा है मेटल हाइड्राइड, अगर इनकी नेचर देखो तो बेटा ये आपका एक आयनिक हाइड्राइड बन जाता है, राइट। मेटल हाइड्राइड इज ए टाइप ऑफ व्हाट बेटा, इट इज ए आयनिक हाइड्राइड। अच्छा, ये आयनिक हाइड्राइड में हमको फिर से पूछा गया है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। सुनो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, लिथियम से हाइड्राइड बनाएगा LiH, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, और फिर आएगा बेटा सीजियम। और हमसे पूछा है भाई इनमें थर्मल स्टेबिलिटी की बात कीजिए। मैंने अभी भी आपको पढ़ाया बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर कैसी देखी जाती है। कैसी बेटा, लार्जर साइज ऑफ कैटायन ये वाला है, एंड लार्जर साइज ऑफ एनायन। आप जानते हो ये जो आपका हाइड्राइड है ना H नेगेटिव बेटा, ये आपका स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है, स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है। तो आप सोचो बेटा, अगर ये एनायन छोटा है तो किसके साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो स्मॉलर साइज ऑफ ए कैटायन।
और आप जानते हैं उसमें स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन कौन है, लिथियम। हम बोलेंगे लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। सो इट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। इट इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छी बात है। यहां से और एक चीज सीखने को मिलेगा, देखो कैसे बेटा, जब भी आप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हो तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। आप जानते हो केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में एक्चुअली रिड्यूसिंग कैरेक्टर केमिस्ट्री में ही देखा जाता है बेटा, फिजिक्स में नहीं देखा जाता, मैथ्स में नहीं देखा जाता, बायोलॉजी में भी नहीं देखा जाता। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयन और टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन। भाई यहां पर जिसकी हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा। आप बताइए बेटा, थर्मली मोर स्टेबल हाइड्रोजन इजीली देगा या लेस स्टेबल देगा? ऑब्वियसली सर लेस स्टेबल देगा, मतलब इसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन देने की ज्यादा, दैट मीन्स ये ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है देन द अदर। तो ग्रेटर द थर्मल स्टेबिलिटी लेस द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो यहां से आप ऑर्डर लगा सकते हो कि अमॉन्ग द लिथियम एंड सोडियम हियर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक्चुअली ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है, बट मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ये अभी आपको आगे ऐसा ही पढ़ना है। व्हाट इज दैट कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, इन सब में बेटा आपको ये भी पूछा जाता है अमॉन्ग द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हाइड्राइड में बेटा इनमें आयनिक नेचर सबसे अच्छा किसका है? सुनो बेटा, आयनिक नेचर पता करने का और एक रूल है। कैसा? सुनो, एक तो मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। देखो मैं आपको कुछ भी चीजें याद नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सारी चीजें ट्रिक से समझाता हूं। बेटा आयनिक नेचर में क्या हो, एक तो मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो। मेटल कैसा हो तो मोर मेटालिक हो। मेटल कैसा हो बेटा? मोर मेटालिक हो। और नॉन मेटल कैसा हो? मोर नॉन मेटालिक हो। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे मालूम मोर मेटालिक नॉन मेटालिक? डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, along the period non-metallic nature increases। हाँ बेटा, डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस एंड along the period non-metallic nature increases। भाई अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में बात करूं तो मेरा सीजियम मोर मेटालिक है। और आप जानते हो बेटा किसी एटम के सर पे नेगेटिव चार्ज हो वो तो नॉन मेटल होता है, और ये तो सारा एक जैसे ही नॉन मेटल है। तो सीजियम हाइड्राइड में हम बोलेंगे सीजियम इज ए मोर मेटालिक एंड हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटालिक, हेंस दिस कंपाउंड बिकम ए मोर आयनिक इन नेचर देन दी अदर हाइड्राइड्स। बेटा इस तरह से हम लोग हाइड्राइड में क्या देख सकते हैं? वी आर एबल टू सी व्हाट इज दैट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एज वेल एज द आयनिक नेचर ऑफ द हाइड्राइड। चलो बना लो बेटा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट विद द वाटर वो भी देख लेंगे। रिएक्शन, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बेटा। अब थर्ड देखेंगे, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ दिस अल्कली मेटल विथ वाटर। थर्ड वन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ दिस अल्कली मेटल विथ द वाटर। बेटा दे रिएक्ट विगरसली विथ द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। कोई भी अल्कली मेटल ले लो, सो व्हाट यू कैन से, दे react vigorously with water। पानी के साथ vigorously रिएक्ट करेगा and form its hydroxide, right? react vigorously with the water and form its hydroxide। एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये आपका मेटल है, दैट इज अ 1A ग्रुप है, और ये रिएक्ट किससे कर रहा है? वाटर से रिएक्ट कर रहा है। And what it form? So it form its hydroxide by the liberation of the gas called as a hydrogen gas। तो भाई काम कर दो ना, यहाँ 2 दे दो, हाइड्रोजन 2 + 2 कितने हो गए? 4, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये भी हो गया और मेटल भी 2 हो गया। तो अल्कली मेटल कभी भी किसी वाटर से रिएक्ट करेगा, वो H2 गैस तो लिबरेट करेगा,
साथ में दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स हाइड्रो ऑक्साइड. सो दिस इज द हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट. राइट, अब यहाँ पर एक एक एलिमेंट को देखेंगे बेटा. द हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं, जैसे कि लिथियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड. अब ये हाइड्रोक्साइड कैसे बनेंगे ये देखेंगे. लेकिन खास बात मैं आपको बताऊं बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल टुवर्ड द वाटर ये डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा. तो यहां पर आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ 1A towards H2O decreases down the group. अब ऐसा क्यों? अभी भी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज में आपको याद होगा हमने हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था. और आप जानते हो बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में जब डिस्कस किए थे वहां पे हमने क्या देखा था कि लिथियम विल हैव एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी. राइट, क्यों? क्योंकि स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन विल हैव ए मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल एंड कैन लिबरेट मोर एनर्जी. तो लिथियम की रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर ज्यादा है, वैसे सीजियम की रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर कम थी. वही रीजन है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ दीज अल्कली मेटल 1A मेटल्स टुवर्ड्स वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मतलब आप लिथियम की बात करो तो लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, और सोडियम की बात करो तो क्या हो गया बेटा, इट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली टुवर्ड द वाटर. अब मैं अगर रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल टुवर्ड वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप लिखता हूं तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा टुवर्ड द वाटर किसकी बेटा, लिथियम की है, और सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की होगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये जो वर्ड मैंने डिक्रीजेस लिखा है ना बेटा, ये वर्ड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप का ये जो लिखा है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन, हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट में. लेकिन इसी कंसेप्ट को मैं ऐसा बताऊंगा, अगर आप लिथियम की बात करो, सोडियम की बात करो, पोटेशियम की बात करो, रुबिडियम की बात करो बेटा, सीजियम की बात करो. आप जानते हो अगर ये सीजियम को पानी में डाल दो तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, बट इट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली. मतलब जैसे ही डालो पानी में वो एक्सप्लोड हो जाएगा. अब यहां इसकी बात करो, रिएक्टिविटी ऑफ दिस लिथियम टुवर्ड्स वाटर, तो बेटा इट इज ए लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर. इट इज ए लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर. और इनकी बात करो बेटा, ये इसकी बात करो तो इट प्रोड्यूसेस फ्लेम विद द वाटर. बेटा इट प्रोड्यूसेस फ्लेम विद द वाटर, और ये इट रिएक्ट्स विगरसली विद द वाटर. इसका मतलब हम क्या बोलेंगे सर, आपने जो लिखा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो कंसेप्ट किसके लिए था, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए. लेकिन जब वाटर में जब डालते हो ये डिक्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा, ये इंक्रीजेस. तो आप ऐसा मत समझना कि मैंने पहले रॉन्ग लिख दिया. नहीं बेटा, मुझे ये बताना था कि अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट में देखना है तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होती है. लेकिन अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा के उसके कंपाउंड बनाने हैं. ये कंपाउंड बना रहा हूं मैं, देखो हाइड्रोक्साइड बाय लिबरेटिंग H2 गैस, तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर बढ़ जाती है. तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मतलब लिथियम इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, इट इज ए लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, एंड सोडियम reacts vigorously with water. पोटेशियम प्रोड्यूसेस फ्लेम विद द वाटर. जैसे ही उसको पानी में डालो आग पकड़ लेता है, और ये दोनों तो पानी में डालो रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद द वाटर, सीधा ब्लास्ट हो जाता है. तो इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेस. राइट बेटा, डाउन द ग्रुप अभी आपको देखो, जब सारे मेटल्स को पानी में डाल रहे हो आपको हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो अब क्या बोलेंगे बेटा, द बेसिक नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम की बात करूं तो क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम KOH, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बाद में क्या आएगा बेटा, रुबिडियम, और क्या आएगा, सीजियम. और आपको ये सारे हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक नेचर अगर देखनी है तो क्या बोलेंगे बेटा, द बेसिक नेचर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्योंकि बेटा सीजियम हाइड्रोक्साइड बिकम ए मोर अल्कलाइन इन नेचर देन द लिथियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि लिथियम का जो मेटालिक प्रॉपर्टी कम है, तो लेस द मेटालिक प्रॉपर्टी दैट लेस द बेसिक इन नेचर.
और सीजियम की मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, हेंस द मोर द मेटालिक प्रॉपर्टी एलिमेंट कैन फॉर्म द स्ट्रॉन्गर द बेस। तो बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप हो रही है। ठीक है, ये था अबाउट द रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द वाटर। अब रहता बेटा रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द हैलोजेंस, राइट। फोर्थ वन नाउ विल सी reaction of these group elements towards the halogen। बेटा अब होगा द फोर्थ वन रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल टुवर्ड्स द हैलोजन। फोर्थ वन हम देखेंगे बेटा रिएक्शन विथ हैलोजेंस। बेटा रिएक्शन विथ हैलोजेंस में आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका 1A ग्रुप एलिमेंट्स का मेटल है और ये किसी हैलोजेंस X2 से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये M की वैलेंसी +1 और S की वैलेंसी -1, इट विल फॉर्म इट्स हैलाइड कॉल्ड एज ए मेटल हैलाइड। बेटा मेटल तो मेटालिक नेचर, हैलोजन नॉन मेटल है, तो इनका नेचर क्या होगा, ये आयनिक नेचर के हैलाइड्स होते हैं। आप इसको 2 लगा दो, ये 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया दैट दिस 1A ग्रुप एलिमेंट ऑन कंबाइनिंग विद द हैलोजन दे कैन फॉर्म इट्स हैलाइड कॉल्ड एज अ मेटल हैलाइड। और मेटल हैलाइड में देख रहे हो बेटा इट विल हैव द आयनिक नेचर। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो बेटा कि आयनिक नेचर ऑफ मेटल हैलाइड increases down the group। Yes sir, it will be increases down the group, increases down the group। सर ऐसे कैसे it will be increases down the group, because देखिए बेटा ये लिथियम है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। तो ये सारे इसमें बेटा आपका सीजियम मोर मेटालिक है और आपका हैलोजन लेस मेटालिक है। तो मोर द मेटालिक, मोर द नॉन मेटालिक, इट बिकम ए मोर द आयनिक इन नेचर। ये एक्चुअल में हो गया दैट इज आयनिक नेचर ऑफ द हैलाइड फॉर्म बाय 1A। अगर आप यहाँ पर क्लोराइड लगाते हो LiCl, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, बेटा रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, और इनमें फिर आयनिक नेचर देखो तो बेटा सीजियम क्लोराइड विल बी मोर आयनिक इन नेचर देन द रिमेनिंग हैलाइड ऑफ द 1A, राइट। इतना ही नहीं बेटा, अगर आपको ये मालूम है कि आपका ये जो सीजियम क्लोराइड अगर ये आपका मोस्ट आयनिक हैलाइड है तो क्या बोलना बेटा, इट इज द लीस्ट कोवेलेंट इन नेचर। और उसके हिसाब से अगर आपका लिथियम क्लोराइड बेटा अगर ये लीस्ट आयनिक है दैट मीन्स इट इज द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर। और आप जानते हैं बेटा कोवेलेंट नेचर पता करने का एक तरीका है फजान्स रूल, और मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का जो मेरा वीडियो है आप उसमें देख सकते हो, मैंने फजान्स रूल दिया है। फजान्स रूल से आप बता सकते हो कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितनी है, और उसके लिए आपको पोलराइजिंग पावर चेक करना पड़ता है और पोलराइजेशन भी चेक करना पड़ता है। अगर आप वो देख लो तो आपको ये कंसेप्ट और समझ में आएगा। नहीं तो सिंपल वे में बेटा जब भी आयनिक नेचर पूछता है मेटल मोर मेटालिक हो, नॉन मेटल मोर नॉन मेटालिक हो, भाई इसके सारे नॉन मेटल कॉमन है तो ढूंढना क्या रहा, मेटल। और इसकी मेटालिक नेचर ज्यादा तो मोर मेटालिक मोर नॉन मेटालिक फॉर्मिंग द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। और बेटा जो कंपाउंड आपका मोस्ट आयनिक होता है वो लीस्ट कोवेलेंट होता है। मतलब केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड आपका 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट नहीं रहने वाला है। अगर ये मोस्ट आयनिक बता रहा है तो बोलना 90% आयनिक है, बाकी 10% कोवेलेंट के कैरेक्टर आ गए। इसके हिसाब से ये आपका लीस्ट आयनिक है तो लीस्ट आयनिक बेटा दैट बिकम ए मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर, राइट। इसीलिए कहते हैं बेटा जो लिथियम क्लोराइड है उसकी कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं LiCl इज कोवेलेंट इन नेचर एंड हैज ए टेंडेंसी एंड इट्स टेंडेंसी द हाइड्रोलाइसिस विल बी मोर। आप जानते हो जो कोवेलेंट नेचर वाले कंपाउंड है ना वो इजीली हाइड्रोलाइज भी कर जाते हैं, तो हम लिखेंगे LiCl is most covalent in nature, is most covalent and has more tendency to undergoes hydrolysis
मोस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बेटा हाइड्रोलिसिस में भी जाता है, और ये भी बोल सकते हो आप कि लिथियम क्लोराइड जो है उसकी लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होने के कारण लिथियम अपना सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। मैं ये भी लिख देता हूँ बेटा, Li has exceptionally high hydration energy, hence its salt can form as a hydrated salt, as hydrated form its salt as a hydrated salt। जैसे कि बेटा LiCl.2H2O, तो ये आपका देखो लिथियम क्लोराइड का एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया है, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। दूसरा बेटा बाकी के कोई भी अल्कली मेटल्स की बात करो, दैट रिमेनिंग अल्कली मेटल्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, अदर अल्कली मेटल does not form hydrated salt। जैसे कि NaCl ही आएगा, आपको NaCl विथ सम वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। KCl के फॉर्म में आएगा, KCl विथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर देखो इसकी कोवैलेंट नेचर ज्यादा होने के कारण इसकी हाइड्रोलिसिस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा है, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होने के कारण इसके जो सॉल्ट बनते हैं वो आपको एज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट मिलते हैं। उतनी नहीं बेटा, अगर आप पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करो, वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के दे कैन हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स पॉलीहैलाइड, राइट। प्लीज यहाँ नहीं है, मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की बात कर रहा हूँ। बेटा ये जो है पोटेशियम, ये रुबिडियम, सीजियम, they combine with excess of halogens and form polyhalides, ये लार्जर साइज ऑफ कैटायन की टेंडेंसी है, सबकी नहीं होती बेटा, ओनली लार्जर साइज ऑफ कैटायन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर Ki है, पोटेशियम हाइलाइड है, और किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज I2, क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा KI3 कॉल्ड एज ए पॉलीहैलाइड ऑफ पोटेशियम। बेटा इस पॉलीहैलाइड ऑफ पोटेशियम में आप देखिए, अगर आप इसको आयनाइज करोगे तो आपको ये आएगा एज ए K+, और ये आपको आएगा एज ए I3-। सही है ना, ये याद रखना बेटा, पोटेशियम आयोडाइड ऑन कंबाइनिंग विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन्स एंड इट फॉर्म इट्स हैलाइड, एंड दिस हैलाइड इज कॉल्ड एज ए पॉलीहैलाइड ऑफ पोटेशियम। वैसे ही बेटा यहाँ पर रुबिडियम भी बना सकता, सीजियम भी बना सकता, दैट इज ए पॉलीहैलाइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट, राइट। ये थे बेटा अबाउट द रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द हैलोजन। एक बार देख लो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स टुवर्ड द हैलोजन में आपने देखा टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स हैलाइड। यहाँ पे एक बार सवाल पूछा गया था IIT मेंस में कि वन ऑफ द हैलाइड ऑफ ए अल्कली मेटल इज लेस सॉल्युबल इन द वाटर एंड वन ऑफ द अल्कली मेटल हैलाइड इज मोर सॉल्युबल इन द वाटर। यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, देख लीजिए, ये एक नोट पॉइंट है और बड़ा अच्छा नोट पॉइंट है। उन्होंने बोला कि सीजियम आयोडाइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। सीजियम आयोडाइड है ना बेटा, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम है। तो आपसे पूछा गया व्हाई इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो रीजन ऐसा होता है बेटा, किसी भी हैलाइड या किसी भी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन द वाटर ज्यादा होती है। अगर किसी भी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी कम हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी टुवर्ड द वाटर कम हो जाती है। अगर ये सीजियम आयोडाइड है, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या लिखना, बिकॉज ऑफ इट्स लो हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होने के कारण what we can say that is the iodide of a cesium is a less soluble in the water than that of the remaining iodide formed by 1A group element, right बेटा।
तो आज के टॉपिक में मैंने बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड द हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द हैलोजन, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड द एटमॉस्फेरिक एयर लाइक ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड द वाटर। जितना भी मैंने चारों पॉइंट पढ़ाए बेटा ये एनसीईआरटी से है। अगर आप कुछ रेफरेंस बुक फॉलो करते हो उसमें और एक्सेस भी आएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि प्लीज फॉलो द एनसीईआरटी। इसके बाद है बेटा कंपाउंड, दैट इज ए कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट फॉर्म बाय वन ए ग्रुप एलिमेंट। तो बेटा मैं मेरा वीडियो आज यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी ट्रेंड्स मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कीजिए, जिससे सारे बच्चों का हेल्प हो जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।